हाय। आज से 2-3 साल पहले मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना था कि बीजेपी केरला में फ्लॉप है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी केरला में नहीं चलती, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं सोचता था माना कि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतती वहाँ पर, लेकिन उसका वोट शेयर तो 11 से 16% है, मतलब थर्ड लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर सीपीआईएम एंड कांग्रेस। देन हाउ इज दिस? अब ये सवाल को मैंने काफी टाइम तक अपने अंदर दबा के रखा अंटिल 2025 के बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। एनडीए ने एक लैंडस्लाइड मार्जिन से आरजेडी को हरा दिया। लोग कह रहे थे कि बिहार के लोगों ने आरजेडी को पूरा मिटा दिया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा वोट एक्चुअली आरजेडी को ही मिला था। बीजेपी एंड जेडीयू केवल 39% वोट्स के बलबूते पर एक सुपर मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाने में सक्षम हुए। तो चल क्या रहा है? ये इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि भारत में एक यूनिक तरह का इलेक्टोरल सिस्टम का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इस सिस्टम में हर कंस्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट या पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेता है वही उस कंस्टिट्यूएंसी को जीतता है। इस सिस्टम में चाहे किसी पार्टी का ओवरऑल वोट शेयर कितना भी हो, अगर एक भी कंस्टिट्यूएंसी में टॉप ना कर पाए तो उसे एक फेलियर ही माना जाएगा। क्रिकेट की तरह ही ये सिस्टम ब्रिटिशर्स का दान है, इसीलिए कुछ गिने चुने फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज में इसका इस्तेमाल होता है। एक्चुअली बाकी 1-2 और देशों में भी होता है। इसके इन्हीं फ्लॉज के कारण यूरोपियन यूनियन इसे फॉलो नहीं करता। खुद ब्रिटेन के अंदर भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो चुका है। चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन एक कंस्टिट्यूएंसी में 1 लाख एलिजिबल वोटर्स है, जिसमें पवन सिंह को मिले 39,000 वोट्स, खेसारी यादव को मिले 22,500 वोट्स, मनोज तिवारी को मिले 13,500 वोट्स और बाकी छोटका छोटका नेता और नोटा को मिला के हुआ 25,000 वोट्स। अब क्योंकि सबसे ज्यादा वोट मिले हैं पावर स्टार को, तो वही बनेंगे इस कंस्टिट्यूएंसी के सांसद। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हो 61,000 लोगों ने पवन सिंह को वोट नहीं दिया था, फिर भी वे जीत गए क्योंकि उन्हें बाकी सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। यही चीज ऑलमोस्ट हर कंस्टिट्यूएंसी में होता है। कुछ हेवी वेट कैंडिडेट्स को छोड़कर ज्यादातर विनिंग कैंडिडेट्स को एवरेज में सिर्फ 35 से 50% ही वोट्स मिलते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को प्लूरलिटी वोटिंग भी कहा जाता है। अगर कंस्टिट्यूएंसी का साइज बड़ा हो तब तो भूल जाओ। एफपीटीपी इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि कोई पार्टी ओवरऑल 35% वोट पाकर भी एक भी नई सीट जीत पाती। 2024 के जनरल इलेक्शन में ओडिशा का रिजल्ट देखकर आपको लगेगा कि ओडिया लोगों ने बीजेडी को रिजेक्ट कर दिया है, जबकि असली पिक्चर इसका एकदम अपोजिट है। ये सिस्टम तभी सही से फंक्शन करता है जब किसी देश में सिर्फ 2 ही पार्टीज कम्पीट कर रही हो, क्योंकि जब कैंडिडेट्स 2 ही होंगे तब लोगों को किसी एक को ही चुनना पड़ेगा ना। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में ये एक मुसीबत बन जाता है। इस सिस्टम का एक बेनिफिट लोग अक्सर बताते हैं कि ये बहुत सिंपल है और इसके थ्रू एक क्लीन पार्लियामेंट बना जा सकता है। लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट भी है कि मलेशिया का पार्लियामेंट ऐसा क्यों दिखता है, महाराष्ट्र और बिहार की विधानसभा ऐसे क्यों दिखती है। मतलब ये ट्रू नहीं है। एफपीटीपी एक क्लियर विनर तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन लोकल लेवल पर ये एक बंटवारा क्रिएट करता है, खासकर मल्टी एथनिक देशों में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी कंस्टिट्यूएंसी में एक पार्टिकुलर समुदाय के लोगों का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब उस कंस्टिट्यूएंसी को जीतने के लिए पार्टी उसी समुदाय के कैंडिडेट्स को ही टिकट देगी। इससे बाकी लोग अंडर रिप्रेजेंटेड रहेंगे। सो व्हाट, इट डजंट मैटर, क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी जीतना है, वोट परसेंटेज बढ़ाना नहीं। दूसरा प्रॉब्लम है जेरीमैंडरिंग। हालांकि स्ट्रॉन्ग डिलिमिटेशन कमीशन और जुडिशियरी के कारण ये इंडिया में नहीं होता, लेकिन ये बाहर के देशों में होता है। वहाँ अक्सर शहर के लोग राइट विंग पार्टीज को वोट नहीं करते, तो जब कोई राइट विंग पार्टी सत्ता में आती है तब वो अर्बन एरियाज में कंस्टिट्यूएंसी को बड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं और रूरल एरियाज में छोटा छोटा करके ड्रॉ करते हैं। लेट्स से अर्बन एरिया में एक कंस्टिट्यूएंसी में 2 लाख वोटर्स है, जबकि एक रूरल कंस्टिट्यूएंसी में 1,20,000 वोटर्स। इससे अर्बन सीट की वेटेज कम होता है रूरल के मुकाबले, जिससे रूलिंग पार्टी को फायदा मिलता है। 1 कंस्टिट्यूएंसी 5-6 कैंडिडेट्स, उनमें केवल एक ही बन सकते हैं एमएलए या एमपी। तो जिस पार्टी जीतने के चांसेस ज्यादा रखते हैं, वोटर्स उसी हिसाब से स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं। लोग छोटे पार्टीज को वोट देके अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता। ऐसा करते करते लॉन्ग टर्म में सिर्फ 2 ही पार्टीज डोमिनेट करते हुए दिखते हैं। इस फेनोमेनन को कहा जाता है दुवेक्जेस लॉ। एक फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट मॉरिस दुवेक्जे ने इसे कॉइन किया था। इसका एक एग्जाम्पल है मेरा स्टेट। वेस्ट बंगाल में 1982 से 1996 तक ऐसा ही 2 पार्टी सिस्टम बन चुका था और 2021 के बाद फिर से वैसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस दौरान 2 पार्टीज के अलावा बाकी जिन पार्टीज को लोग वोट करते हैं उसे यहाँ के लोग वोट कटना कहते हैं। तो एपीटीपी की इतनी सारी गलतियां तो आप जान ही गए। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाले वोटिंग सिस्टम के बारे में, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मोर स्पेसिफिकली पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें लोग सांसद को नहीं बल्कि पार्टी को वोट करते हैं। जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट मिलता है उसको उसी हिसाब से सीट्स मिलती है। अब ये परसेंटेज कैलकुलेशन पूरे टेरिटरी को एक ही ब्लॉक मानकर भी किया जा सकता है या फिर 7-8 इलेक्टोरल ब्लॉक्स में डिवाइड करके भी किया जा सकता है। इमेजिन टोटल 100 सीट्स है, तो इस वोट परसेंटेज को ही अगर हम ले तो सबको परसेंटेज के हिसाब से इतने इतने सीट्स मिलेंगे।
अगर हम कैंडिडेट के बदले पार्टी को वोट देंगे तब तो पार्टी किसी को भी पार्लियामेंट में बिठा सकती है। तो होता क्या है, इलेक्शन से पहले हर पार्टी अपने तरफ से कैंडिडेट्स की एक लिस्ट को पब्लिश करती है। फिर जितने सीट्स उन्हें मिलेंगे उस लिस्ट में से टॉप से उतने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किए जाएंगे। इट इज कॉल्ड क्लोज्ड लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे इस केस में AIADM के अपने 100 कैंडिडेट्स वाली लिस्ट में से टॉप 28 को बनाएंगी MLA। ऐसे ही बाकी पार्टीज के कैंडिडेट्स डिसाइड होंगे। अब समाज में ऑब्वियसली कुछ रेडिकल या सिसेशनिस्ट माइंडसेट वाले लोग होते ही हैं। तो अगर मान लो कुछ 1-2% रोग आइडियोलॉजी किसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर जगह बना ले, तब तो ये कैओस हो जाएगा ना। इसके अलावा बहुत सारे पार्टी सिर्फ 2-2% वोट जीतकर ही अगर पार्लियामेंट में जगह बना ले, तब तो पार्लियामेंट पूरा फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए एक थ्रेशोल्ड सेट किया जाता है। 3% या 4% से कम वोट मिलने वाले पार्टीज को पार्लियामेंट में जगह नहीं मिलेगा। कुछ देश इवन कोalition के लिए भी थ्रेशोल्ड सेट करते हैं। 2019 के जनरल इलेक्शन में इंडिया को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिला था। अगर इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो होता तो कुछ ऐसा दिखता रिजल्ट। ये तो कुछ भी नहीं है, ये लो 2024 का रिजल्ट। बड़े बड़े नेशंस में ये लाजमी है कि सारे लोग एक जैसे नहीं सोचते। लोगों के पॉलिटिकल व्यूज डिफर करते हैं। सेंटर, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, फार राइट, ग्रीन, बड़े क्या टाइनी सोसाइटीज में भी यही होता है। ऊपर से इंडिया इतना डाइवर्स है, 100 से भी ज्यादा एथनिसिटी, उसके बाद रिलीजन, उसके बाद कास्ट। वन फनी थिंग अबाउट इंडिया के वोटिंग स्पेक्ट्रम को कहा जाता है वोट योर कास्ट इंस्टेड ऑफ कास्ट योर वोट। यहाँ अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंप्लीमेंट कर दिया गया तो एक तरफ ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम स्लो ब्यूरोक्रेसी, ऊपर से ये खिचड़ी पार्लियामेंट, माइनस में चला जाएगा GDP ग्रोथ रेट। अब फुल FPTP तो इंडिया के लिए सुइटेबल नहीं है, इससे डिस्टॉर्शन और वेस्टेड वोट्स का समस्या होगा। एंड फुल PR भी सुइटेबल नहीं है क्योंकि ये पार्लियामेंट को पूरा कैओटिक बना देगा। एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिया जैसे देशों में आप FPTP को हटा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम कैंडिडेट के बदले पार्टी को वोट देना शुरू कर दे और पार्टी अपनी पब्लिश्ड लिस्ट में से सीट को फिल करे, तब हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारा विधायक और सांसद कौन है, लोकल प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार कौन होगा। इसीलिए इंडिया जैसे देशों में कंस्टिट्यूएंसी वाइज रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, एक मिक्स्ड सिस्टम अडॉप्ट करते हैं जिसमें FPTP और PR दोनों ही यूज होगा। 60-70% सीट्स FPTP कंस्टिट्यूएंसी से आएगा और 30-40% सीट्स PR वोट परसेंटेज के बेसिस पे आएगा। सिंपल। इससे डिस्टॉर्शन और वेस्टेड वोट का झंझट खत्म। ऊपर से हमारा विधायक और सांसद कौन होगा वो भी पता रहेगा। अब देखना होगा इसे आप कैलकुलेट किस तरीके से करते हो। इस वाले डेटा को ही लेते हैं। इमेजिन टोटल 150 सीट्स, जिसमें 100 सीट्स थ्रू FPTP एंड 50 सीट्स थ्रू PR। अब हर पार्टी का जो वोट परसेंटेज होगा उसे टोटल यानी 150 से गुणा करके जितना नंबर आएगा वो होगा उसका टोटल इंटाइटलमेंट इन पार्लियामेंट। अगर कोई पार्टी उससे ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज जीतता है तब वो अपने पार्टी लिस्ट में से एक को भी नहीं ले जा पाएगा, और अगर कोई उससे कम कंस्टिट्यूएंसीज जीतता है तो जितना कम पार्टीज उसे अपने पार्टी लिस्ट से फिल कर सकती है। इस केस में द्रविड़ मुन्नेट्रा कड़गम ने आउट परफॉर्म किया। उसे टोटल 57 सीट्स मिलना चाहिए था, लेकिन वो जीते ही 59 कंस्टिट्यूएंसीज। तो उन एक्स्ट्रा 2 सीट्स के लिए उसे पनिश नहीं किया जाएगा, DMK उसे रख सकती है। इस फेनोमेनन को कहा जाता है उबाहंग मंदात। इस वजह से कभी कभी पार्लियामेंट का साइज थोड़ा बढ़ भी जाता है। इस सिस्टम को कहा जाता है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर कंस्टिट्यूएंसी और पार्टी लिस्ट का वोट अलग अलग से किया जाता है तो उसे MMP ही कहा जाता है, और अगर एक ही वोट से दोनों डिसाइड होता है तो उसे कहा जाता है कंपेंसेटरी मिक्स्ड सिंगल वोट। सेम सिनारियो, 150 टोटल सीट्स जिसमें 100 FPTP एंड 50 PR। अब इसमें MMP की तरह ही आपको 2 बार बटन दबाना पड़ेगा। एक वोट हम देंगे अपने MLA या MP को यानी 100 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए, दूसरा वोट हम देंगे पार्टी को यानी 50 PR लिस्ट के लिए। अब दोनों का जब रिजल्ट आएगा तब ये देखा जाएगा कि एक पार्टी ने कितना कंस्टिट्यूएंसीज जीता और पार्टी लिस्ट में उसे कितना परसेंटेज वोट्स मिला। दोनों को एक साथ ऐड करके देखा जाएगा कि 150 में से उस पार्टी को कितना सीट मिला। इस सिस्टम को कहा जाता है पैरेलल वोटिंग। मुझे पर्सनली पैरेलल वोटिंग बहुत पसंद है जर्मनी की मगजमारी MMP से। आप बताओ कमेंट्स में आपको कौन सा सिस्टम बेहतर लगता है इन दोनों में। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद कर एक्चुअली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी एक यूनिफॉर्म गवर्नमेंट बन सकता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जस्ट अभी देश को आजादी दिलाए हो या फिर कोई पुरानी खराब सिस्टम को खत्म किया हो तो नेचुरली सारे लोगों की सिंपैथी उस पार्टी के प्रति ही रहेगा, क्योंकि उसने ही आजाद करवाया। लोग उसी को ही वोट करते हैं। साउथ अफ्रीका में 1994 के बाद एंड रिसेंटली श्रीलंका में जो हुआ ये उसका एग्जाम्पल है। अब 20-30 साल बाद जाकर जब उस पार्टी देश को अपने बाप का समझने लगता है, लोगों को बेसिक नीड्स तक प्रोवाइड कराने में इनकैपेबल रहता है, लोग उसे धीरे धीरे अवॉइड करने लगते हैं और फिर पार्लियामेंट की हालत वापस से एक टिपिकल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली कंट्री की तरह ही फ्रैगमेंटेड बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।